फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं और आप लोग से पूछने वाले हैं कि रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में जो पार्टें यूज होती हैं या हमारा जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ होता है, हम उसके बारे में आपसे पूछेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा चीज़ कैसे काम करता है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि अगर हम न्यूट्रल को अर्थ में डाल दें और जो फेस है हमारा वो फेस में ही रहेगा तो क्या सप्लाई आ सकता है या नहीं आ सकता है? आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है। 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट हमें आप लोग बता दें, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो फटाफट आप लोग सोच लिए, इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे और मैं बता देता हूँ कि ये बिल्कुल चल जाएगा। जो अर्थिंग आप देख रहे हैं इसमें जो न्यूट्रल लगा हुआ है, अर्थिंग और न्यूट्रल एक ही होता है, कोई अलग चीज़ है नहीं। आप अगर ज़मीन पे एक न्यूट्रल ले लीजिए और मेन फेस दीजिए, आप उससे बल्ब अगर जलाना चाहते हैं तो बड़े आराम से जल सकता है इस तरीके से। ओके, आप लोग समझ गए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दो रूम में एक एसी को डिवाइड किया गया हुआ है, आधा उधर और आधा इधर। क्या ऐसे में लगाना सही होता है? कुछ लोग हमसे ये सवाल करते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि अगर आपका रूम छोटा है और दिक्कत आ रही है, दो एसी नहीं लग सकता है, या आप सोचते हैं कि मैं अपना बिजली बचा लूँ, एक ही एसी लगाना चाहता हूँ, तो आप लोग ऐसे में मजबूरी से लगवा सकते हैं। बाकी शौक़ से न लगवाएं। अगर आपके पास बजट है दो एसी का तो दो एसी अलग अलग कमरे में लगाएं, ताकि जो कूलिंग है वो प्रॉपर, आपका जो रूम है वो ठंडा होता रहे। और आपको देख सकते हैं कि ये जो एक एलजी का एसी लगा हुआ है और दो कमरे में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे में गलत तो नहीं है बट सही भी नहीं है। तो आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग जैसे लगाएं। एसी आपका है, हमारा काम है रिपेयर करना। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एसी लगवा सकते हैं, वो आपके मर्ज़ी के ऊपर है। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या विंडो एसी सही होता है, विंडो एसी क्या जल्दी ख़राब हो जाता है? तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, जी नहीं, विंडो एसी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और स्प्लिट एसी के मुकाबले में मतलब कि इसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो कम होता है और बड़े आसानी से लग जाता है। जो लगाने का चार्ज होता है स्प्लिट एसी से विंडो एसी का काफ़ी कम होता है। और जो विंडो एसी का फ़्लो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोगों से कह दूं कि जो विंडो एसी का रेट होता है वो भी स्प्लिट एसी से कम होता है। तो आप लोग स्प्लिट एसी और विंडो एसी में मतलब कि जो कूलिंग का जो फ़र्क होता है वो सेम है। मतलब कि आप विंडो एसी लेंगे तो जो विंडो का जो साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो पीछे का जगह है, जो स्पेस है होना चाहिए, जो हीटिंग निकलने के लिए वो जगह प्रॉपर खाली रहना चाहिए। और आपको ये भी कह दूं कि जो उसका हाइट होता है मिनिमम, आप है ना उसको अपना जो गर्दन होता है उसके आसपास में लगाया करें, ताकि जो है वो कूलिंग बड़े आराम से जो आपका रूम है पूरे रूम में अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो विंडो एसी लगाने के मतलब कई फ़ायदे हैं, बहुत चीज़ का बेनिफिट भी है। तो आप लोग समझ गए होंगे विंडो एसी क्यों लगवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग को बता दूं, अगर विंडो एसी जब ख़राब होता है तो उसका अधिकतर जो होता है गैस लीकेज की प्रॉब्लम होगी। उसका जो कूलिंग कॉइल होता है वो चेंज करा लें तो आपका जो है कूलिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और जो गैस लीकेज का बार बार जो प्रॉब्लम है, आपका जो हर साल पैसा लगता है, हो सके 2-3 साल कंटिन्यू सही चल सकता है। ओके। बहुत लोगों का सवाल होता है, भैया जो हमारा एसी है कबूतर उसको ख़राब कर देता है, क्या ऐसे में लगाना जो है कांटा एसी के ऊपर सही होता है या गलत होता है? इसके बारे में हमें बताएं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये आप लगाते हैं अच्छी बात है। और लेकिन आप लोग है ना लगा लगा के ये थक गए होंगे, तो इससे बढ़िया होता है ना कि एक स्टील का आता है वो आप रख दें। वो मतलब कि आपको हर साल नया नहीं लेना पड़ेगा, एक बार आप ले लेंगे, बार बार का टेंशन ख़त्म। ये हर बारी क्या होता है, जैसे धूप में हीट होगा, जो इसकी कांटा देख रहे हैं आप लोग, ये कांटा टूट जा सकता है और हर साल आपको नया हर सर्विस के समय में लगवाना पड़ सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो स्टील वाला आता है इसको लगाने की कोशिश करें। थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन बट लाइफ टाइम चलता है। बहुत लोगों का सवाल है क्या वाटर बॉटल डिस्पेंसर जो होता है इसका आप लोग रिपेयरिंग करते हैं? जी हाँ, रिपेयरिंग करते हैं, गैस भी डालते हैं और आपको इसमें वाटर लीकेज वगैरह होता है उसको भी ठीक करते हैं, और हीटिंग सिस्टम जो होता है इसको भी रिपेयर करते हैं। अगर आप लोग के पास है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो मैं स्क्रीन पे नंबर आप लोग को दे दूँगा। लेकिन हमेशा कॉल ना करें, हमें कोशिश किया करें कि मैसेज के ज़रिए आप लोग कोई भी
कोई भी ऐसा बात हो तो हमें मैसेज के ज़रिए बताया करें। तो ये होता है वाटर बॉटल डिस्पेंसर, और इससे गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी भी आता है। ये 2 ही टोटी है, बाकी औरों में जो होता है और मॉडल जो होता है उसमें 3 टोटी होती है। आपको नॉर्मल पानी पीना है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, जिसका ना गर्म से मतलब है नहीं ठंडा से मतलब है। बीच में एक टोटी होता है, उसमें नॉर्मल पानी आता है, तो इससे आप लोग पी सकते हैं। कोई मतलब नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप लोग बड़े आराम से इससे सर्दी के मौसम में गर्म पानी पी सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलरेडी गर्म पानी हुआ रहता है। ओके, तो आप लोग समझ गए वाटर बॉटल डिस्पेंसर कैसे काम करता है, और इसका भी रिपेयरिंग हमारे यहाँ किया जाता है। ओके जी हाँ, बहुत लोगों का सवाल होता है कि सक्शन के पाइप में बर्फ़ क्यों आ जाता है जो रेफ्रिजरेटर होता है। तो आप लोगों से बता दूं कि अगर आप गैस ज़्यादा डाल रखे हैं, इसके कारण भी जो सक्शन का पाइप होता है उस पर बर्फ़ आ जाता है। आपका जो है थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है, इसके वजह से भी बर्फ़ आ जाता है, क्योंकि कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि आपका जो फ्रीज़र होता है उसके अंदर ऑयल वगैरह भी चढ़ जाने के बाद भी जो है ना बर्फ़ आ जाता है इतना सारा। आपको बता दूं कि अगर आप लोग बहुत सारा सामान फ्रीज़र के अंदर भर के रखेंगे तो इसके वजह से भी जो है बर्फ़ आ जा सकता है। तो आप लोग को कैसा लगा ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, गैस डालते समय ध्यान रखें कि गैस ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो इस तरीके से आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए गैस जितना होना चाहिए और 134 जो नंबर होता है गैस, अगर उसका कितना बैक प्रेशर है उस हिसाब से डालें। अगर 600 नंबर है तो आप लोग उसके हिसाब से डालें, ज़्यादा ना डालें। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये बर्फ़ क्यों आता है और इसको सही कैसे किया जा सकता है। अगर आपको रिपेयर कराना है तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। कॉल करने की कोशिश ज़्यादा ना करें, मैसेज करने की कोशिश किया करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सब जीरो का कंट्रोलर है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि चिल्लर में पाया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। जो स्वीट काउंटर होता है यानी मिठाई का जो काउंटर होता है उसमें यूज़ किया जाता है इसको। तो बहुत लोग हमें ये कहते हैं कि भैया कभी हाई टेम्परेचर का जो है एरर शो कर रहा है और इसका जो है कभी अलार्म आ जाता है। तो इसमें कई सारी जो वायरिंग होती है या सेंसर का प्रॉब्लम होता है, ये सब हम जानकारी देंगे आपको। लेकिन बट इस वीडियो में हम इतना बताने के लिए आप लोग को ये वीडियो बना रहे हैं कि ये कंट्रोलर आप लोग अगर यूज करते हैं तो खुद से इसको जो है बार बार जो इसका बटन है ऑन ऑफ ना किया करें या इसको छेड़ा ना करें, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और कई बार जो होता है पी या आपको हाई टेम्परेचर वगैरह या लॉक का जो निशान होता है, ये सब आप अगर सेटिंग करते हैं तभी होता है, ऐसे कभी नहीं आएगा। अगर इस कंट्रोलर के बारे में पूरी वायरिंग चाहिए तो हमें स्पेशल कमेंट करें और कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए, तब जाके मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो बाकी आप मुझे जहाँ तक ज़रूरत है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, क्या आप लोग ये स्विच के बारे में जानते हैं? ये एक स्विच होता है, मतलब कि ये छोटी मशीनों में नहीं होता, ये बड़ा प्लांट में लगाया जाता है। जैसा कि हमारा जो है अगर गैस हाई प्रेशर होता है यानी कंडेंसर कॉइल ब्लॉक हो जाना, या हमारा जो है गैस ओवर हो जाना, या कंडेंसर कॉइल का जो फ़ैन है वो बंद हो जाना, मतलब किसी भी रीज़न से किसी भी कारण से अगर हमारा डिस्चार्ज प्रेशर बनता है तो वो क्या करता है, ये स्विच यहाँ से कंप्रेसर को बंद कर देता है। और ये स्विच जो इसको बोलते हैं मैकेनिकल, मतलब कि इसको आप खुद से सेट कर सकते हैं हमें कितना पे सेट करना चाहिए। तो इसमें मतलब कि एलपी और एचपी दोनों स्विच आता है। मैं आपको इसका भी पूरा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, इससे भी आप लोग सीख सकते हैं कि इस स्विच को कैसे यूज किया जाता है। और आप लोग हमें ये बताएं ये स्विच का नाम क्या है, कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, बाकी मैं आपको पूरा नाम इसका बता दूंगा। ओके, ये भी एक स्विच होता है जैसा कि आप लोग को मैं अभी बताया हूँ, मतलब कि वो मैकेनिकल स्विच होता है। उसमें आप लोग खुद से सेट कर सकते हैं हमें कितना डिस्चार्ज प्रेशर सेट करना है और कितना हमें जो है सक्शन प्रेशर सेट करना है। और इसमें क्या होता है, ये ऑटो स्विच होता है, इसको आप लोग छेड़ नहीं सकते, मतलब कि सेट नहीं कर सकते। इसमें जो कंपनी मैनुअल जो सेट करके देती है वही कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग लगा सकते हैं। तो इसको जो है लगाने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि अगर ये
एलपी स्विच है तो ये होता है लो प्रेशर के लिए, अगर एचपी स्विच होता है तो ये होता है हाई प्रेशर के लिए। इसमें न्यूट्रल फेस नहीं लगता, एक स्विच है, इसमें बाईपास होता है। जैसा कि कॉन्टैक्टर काम करता है सेम तरीके से ये स्विच काम कर सकता है। जैसा कि मैं बता दूं कि अगर आपका ये एलपी स्विच है तो ये अगर मिनिमम 30 प्रेशर, मान लीजिए कि R22 गैस हम लोग इसमें डाल रहे हैं, अगर मिनिमम 30 प्रेशर हो जाता है बैक प्रेशर हमारा, तो ये स्विच क्या करता है, कंप्रेसर को चलने नहीं देगा। ठीक है। और सेम इसी तरीके से जो है हमारा एचपी स्विच आता है कि अगर हमारा 280 तक 70 तक ठीक रहेगा, जैसे हमारा 350-400 प्रेशर अगर हेड प्रेशर बनता है तो क्या करता है ये स्विच कंप्रेसर को चलने नहीं देगा, मतलब कि जो सीपी है यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब कि ये देखेगा हाई प्रेशर है और जो है ये सीपी देना बंद कर देगा। ये सीपी के साथ में मतलब कि इसका कनेक्शन किया जाता है, और इसका कनेक्शन अगर आप लोग को चाहिए, पूरा वायरिंग चाहिए, पूरा डायग्राम चाहिए इसका, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन कमेंट आप लोग को करना पड़ेगा। ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक वाल है, दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसका नाम है एक्सपेंशन वाल। और ये जो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें यूज किया जाता है। और ये कौन कौन सा गैस पे काम करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग को बता दूँ, ये जो है R134 पे भी काम करता है, और आपको R22 पे भी काम करता है, और R410A गैस पे भी काम करता है। और अभी जो है ये स्पेंसल वाल, मतलब कि जिस तरीके का मशीन हो जो कंप्रेसर जैसा हो, जो भी रेफ्रिजरेटर उसमें फिलिंग किया जाता हो, वो उस तरीके से अलग अलग टाइप का एक्सपेंशन वाल आता है और उसको यूज़ किया जाता है। तो मेरा मकसद ये था इसका नाम बताना और ये काम क्या करता है उसके बारे में, मतलब देखिए बड़ी मशीन जो होती है, जो कैपिलरी की जगह इसको लगाया जाता है, इंडोर यूनिट के पास पाया जाता है ये। और इसमें जो आपको बलून दिख रहा है, इसको बाहर के टेम्परेचर से मतलब कि हटा के रखा जाता है, और जो इसका जो कूलिंग कोयल का जो टेम्परेचर होता है उसके संपर्क में रखा जाता है, ताकि ये जो सेंसर है इसके हिसाब से ही इसमें जो गैस फ्लो जो बढ़ता है, जो गैस कम ज़्यादा होता है, इसके हिसाब से होता है। इसमें एक सेटिंग भी होता है, वो कभी इसको जल्दी ना छेड़े, कोई दिक्कत हो जाए तब जाके इसको सेट करके देख ले, वरना एक बार जब इसके सेटिंग को जब आप छेड़ देंगे तो जल्दी से मतलब कि ये सेट नहीं हो पाता, मतलब ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये रहा स्पेंसर वाल। और ये स्पेंसर वाल के बारे में क्या आप लोग को पहले से जानकारी था? क्या पहले इसका नाम आप लोग को पता था? अगर आप लोग नए हैं, पहले से अगर नाम नहीं पता रहा होगा, तो जो मेरा ये चैनल है आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे स्प्लिट एसी की ओर, मतलब कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो सेक्शन लाइन पे जो दोनों लाइन पे बर्फ़ जमा हुआ है, ये किस किस कारण से होता है, हम इसके बारे में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानकारी कैसा लगा आप लोग हमें इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोग नए पुराने हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है प्रॉपर तरीके से बताना। ठीक है, तो ये जो दोनों पाइप में जो आइस जमता है वो क्यों जमता है? कई कारण होते हैं ये दोनों पाइप पे आइस जमने का। तो हम सबसे पहले एक पाइप से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका जो है पहला जो पतले वाला पाइप है, अगर उस पे बर्फ़ जम रहा है तो समझ जाइएगा कि जो आपका इनडोर यूनिट है या आउटडोर यूनिट है, कहीं से भी मतलब कि लीकेज स्टार्ट हो गया हुआ है, या कहीं से पिन वाल से या कोई भी जगह से, मतलब कि इसका जो गैस धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट। आपको अगर दोनों पाइपों पे अगर आइस आ जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप डिस्चार्ज वाली लाइन पे आइस आता है, और उसके ज़रिए क्या होता है, धीरे धीरे पूरा इनडोर पे आइस बढ़ जाता है, तो सेक्शन पे भी आइस आना चालू हो जाता है। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है
और उसके बाद भी आइस अगर दोनों पाइपों पे आता है तो इसका मतलब है कि जो आपका कूलिंग कॉइल है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो सकता है। और कूलिंग कॉइल में क्या आता है कि उसका फ़िल्टर भी ब्लॉक हो सकता है, कूलिंग कॉइल भी ब्लॉक हो सकता है, या आपका जो कूलिंग कॉइल है वो ख़राब भी हो सकता है। मतलब कि जो उसकी थिमसें हैं वो गल जा सकती है और आपस में चिपक जा सकती है। मतलब कि सर्विस तो करवा लिए आपने, ठीक है, लेकिन वो जो चिपका हुआ कॉइल है वो सही नहीं हो रहा। मतलब कि वो जो आपस में जो गैप होता है उसका, वो आपस से मतलब कि अलग अलग नहीं हो रहे, एक जगह चिपका हुआ है। तो ऐसे में जब हमारा इनडोर चलता है, जो फ्लो बाहर नहीं निकाल पाता है, जो कूलिंग कॉइल के अंदर जो है पूरी की पूरी कूलिंग कॉइल उसी में समा जाता है और इस टाइप से बर्फ़ जमना चालू हो जाता है कूलिंग कॉइल पे, तो दोनों पाइपों पे आइस आ जाता है। कई बार क्या होता है, नॉर्मल हमारा जो फ़िल्टर है उसको भी साफ़ कर देने के बाद ये आइस हट जाएगा, लेकिन बट ध्यान रहे खाली फ़िल्टर साफ़ करने से नहीं होगा, आपको अच्छी तरीके से कूलिंग कॉइल को सर्विस कराना होगा जेट पम्प के ज़रिए। हो सके तो आप केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों पाइपों पे आइस क्यों जमता है और अगर जमता है तो उसको हटाया कैसे जाता है। ओके, तो हम अब बात करेंगे ये जो आप फ्रिज का पीछे का जो हिस्सा देख रहे हैं, मतलब कि आपको एक कंप्रेसर नज़र आ रहा है और उस पे एक कोई भी वाइट कलर का मतलब कि कुछ रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पीछे कंप्रेसर होता है उसके ऊपर एक ट्रे होता है सिंगल डोर फ्रिज में, और क्योंकि इसमें कोई अलग से नीचे जो है पाइप के अंदर कोई ट्रे होता नहीं है, तो इसके लिए इसको हमने रखा है कि जो वहाँ पे कालीन हो रहा है कस्टमर का गीला ना हो। और इसका जो ट्रे है कस्टमर को पता ही नहीं था कि खो गया हुआ है, कहीं शिफ्टिंग में हो या ऐसे भी। तो हमने उसको बताया कि इसके अंदर एक ट्रे भी लगाया जाता है। तो उसने बताया कि कोई जुगाड़ लगा दो। तो ये जो आप एक कटोरा देख रहे हैं वाइट कलर का, हमने इसको मतलब कि पानी वहाँ से निकलने के लिए लगा रखे हैं। लेकिन बट ये परमानेंट नहीं है, इस कस्टमर को जो है कि ट्रे लाकर देना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से जो है पानी निकलने के लिए उसमें ट्रे लगाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर पे पानी गिरेगा, जो हमारा रिले है, जो वायरिंग है, वो सारा का सारा ख़राब हो जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोग के फ्रिज के अंदर भी इस तरीके से ट्रे नहीं लगा हुआ है तो आज ही ट्रे लगवा लें, और जो वायरिंग है, रिले है, फ्रिज है आपका, उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखा कीजिएगा। आप लोग ये छोटी-छोटी जो बातें हैं, जो मेरा, आप लोग अगर इससे सहमत हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, तो जो मेरा ये चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम दूसरा बात इस बताने जा रहे हैं कि ख़ासतर जो है मैकेनिक के लिए होता है। कई बार ये ऐसी इस तरीके से कंप्रेसर देख के कहते हैं पता नहीं कौन-सा गैस है, उनको समझ में नहीं आता है, तो हम उसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो कंप्रेसर है, और बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं इस पे, कोई भी मतलब कि गैस लिखा हुआ नहीं है, हम इसमें कौन सा गैस रिफ़िल कर सकते हैं। मेरे पास कॉल आया था, और इसमें जो है याद रखें आप लोग, जभी भी इस गोदरेज का आपको इस टाइप का अगर कंप्रेसर दिखे फ्रिज के अंदर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पे नंबर दिया रहेगा। लेकिन आप लोग अगर वीडियो बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आप लोग को जो है पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो में ही आप लोग को पूरी जानकारी दे दूं, ताकि आप लोग कहीं पे भी जाओ तो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कंप्रेसर आपको दिखे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इसके अंदर गैस है, तो जैसा कि आप लोग उसमें देख रहे हैं कि जो एरर बना हुआ है जलनशील का, मतलब कि आग का जो उस पे एरर बना हुआ है, तो इससे ये समझ लीजिए कि ये जो कंप्रेसर है इसके अंदर जलनशील गैस रहा होगा, और इस पे लिखा नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप लोग इस कंप्रेसर के अंदर हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं, या आप लोग इसके अंदर जो है 600 नंबर भी यूज कर सकते हैं। कोई मतलब कि नुकसान नहीं है, आपका जो फ्रिज है वो चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें
पहले ही व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं किस टाइप का कंप्रेसर है। ठीक है, हम आपको पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे और बढ़ते हैं फिर आगे। याद रखें, जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो जैसा कि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि भैया हमें ये बता दो कि जो स्प्लिट एसी होता है उसमें जो है कपलेरी कौन कौन सा साइज लगता है और कितने टन में कितने का लगता है। तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि जैसा कि आप लोग जानते हैं जो स्प्लिट एसी होता है उसके अंदर जो है कैपलरी का जो लेंथ होता है बहुत ही कम होता है विंडो एसी के मुकाबले। तो आप लोग को सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ आपको, सामने जो ये नज़र आ रहा है ये है 1 टन स्प्लिट एसी का। और बाकी सब कंपनी 2-4 इंच आगे और कई बार जो है चेंज होता है डेटा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि जो भी डेटा होता है हर कंपनी का अलग अलग होता है। एक नॉर्मल जो डेटा होता है हम उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, और बताने के बाद ये नहीं कि सब में एक जैसा ही हो। और उससे बढ़िया रहेगा कि आप ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि जहाँ पे भी आप कपलेरी आपको चेंज करना है तो उस कपलेरी को निकालें और उसको जो है गेज उसका देख लें कितने गेज का है, और उसका जो है लेंथ नाप लें और उसके हिसाब से लगा लें, ताकि एक नॉर्मल मैं डेटा जो है आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको सामने दिख रहा है ये है 1 टन एसी का, और ये है 0.55। ठीक है, जो कपलेरी का जो गेज है, जो साइज है उसका वो है 0.55। और जो उसका लेंथ है मतलब कि जो जितना हमें चाहिए तो वो है 32 इंच। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे में वो 0.55 का हमें 32 इंच 1 टन एसी में, स्प्लिट एसी में लगाया जाता है कैपलरी। और आपको बता दूं कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि 1.5 टन जो है एसी उसमें जो है कैपलरी कितना साइज का लगता है और कितना लेंथ होता है, तो मैं आपको 1.5 टन के बारे में बता दूं कि जो 1.5 टन स्प्लिट एसी होता है उसके आउटडोर में जो कैपलरी लगता है वो कैपलरी का साइज होता है 1.5 टन में, मतलब कि 1.5 टन में 0.60 का कैपलरी लगता है। और लेंथ जो होता है आपको बता दूं नॉर्मल जो है 27 इंच। ठीक है, अगर एक आध इंच इधर उधर हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो नॉर्मल जो है डेटा है वो आपको हम बता रहे हैं। और इसमें ही आ जाइए कि भैया हमें जानना है कि 2 टन एसी का कितना साइज होता है कैपलरी का। तो जो 2 टन एसी का जो है कपलेरी का जो साइज होता है वो होता है 0.64 का आप लोग जो है कपलेरी यूज कर सकते हैं। और ये नॉर्मल साइज है, मतलब कि आप लोग को मैं अभी भी बता दूं कि अगर आप लोग को प्रॉपर जानना है कि कपलेरी कितना साइज का लगना चाहिए, तो जब भी आप लोग एसी को निकालते हैं, कपलेरी चेंज करने के लिए कपलेरी को निकालते हैं, तो उस कपलेरी को जो है नाप लें, उसका साइज ले लें, फिर उसके बाद लगाया करें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता दिया वही होना चाहिए, ये मतलब कि नॉर्मल एक जो डेटा है 1 टन से लेके 2 टन तक का हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो जो 2 टन का है उसका मैं बताया था कि 0.64 का लगेगा 2 टन एसी में कपलेरी, और जो उसका लेंथ रहेगा वो रहेगा 28 इंच। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा 1 टन में क्या चाहिए, 0.55 32 इंच, 1.5 टन में कितना चाहिए, 0.60 27 इंच, और 2 टन में चाहिए 0.64 28 इंच। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर इस जानकारी से आप लोग को सहमत हुए हैं तो मेरा चैनल जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्या आपको पता है ये जो आपको सामने इंटरफेस दिख रहा है ये जो लोहे का होता है, और इसको क्या कहते हैं? अगर आप लोग काम सीख रहे हैं, अगर आप लोग को जानकारी नहीं है या आप अगर काम नहीं भी सीख रहे हैं, अगर ऐसे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है पूरा आप लोग देखते रहिए। इस वीडियो में बहुत ऐसे जो चीज़ हैं आप लोग को जो मैं बताया हूँ, बहुत ऐसे जो मैकेनिक हैं नए उनको नहीं शायद पता होता है, और मैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए
कोशिश करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो टूल्स है इसको कहते हैं फ्लेयरिंग टूल्स। मतलब कि जो भी हम स्प्लिट एसी लगाते हैं उसमें जो इनडोर टू आउटडोर जो पाइप को कनेक्ट किया जाता है, जो उसमें नट लगाते हैं, वो नट को रोकने के लिए किया जाता है, इस फ्लेयरिंग टूल से फ्लेयर किया जाता है। मतलब कि जो हमारा कॉपर का पाइप होता है उसको है ना फ्लेयर करने में ये फ्लेयरिंग टूल से मदद मिलता है। और फ्लेयरिंग टूल बहुत तरह के हैं मार्केट में, तो ये जो आपको इंटरफेस सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा-सा पुराना मॉडल है और मैं खुद इस वाले फ्लेयरिंग टूल्स को यूज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है यूज़ करने में। और ये जो फ्लेयरिंग टूल्स है इससे आप लोग मतलब कि जो भी पाइप को अगर फैलाना है तो आप स्विचिंग करना है, तो इस फ्लेयरिंग टूल के ज़रिए पकड़ के अब जो पाइप है, जो भी साइज़ का है आपको, उसमें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब फ्लेयरिंग में भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको है ना स्विचिंग में भी इस फ्लेयरिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो नाम है फ्लेयरिंग टूल्स है और ये टूल्स क्या करता है, आउटडोर टू इनडोर जो पाइप आती है, उसको कनेक्ट करने के लिए फ्लेयर इससे बनाया जाता है। तो इसका नाम है फ्लेयरिंग टूल। ख़ासकर जो फिटिंग होता है उस समय बहुत ही ज़रूरी होता है इस टूल्स का। क्या आपको पता है इसको क्या कहा जाता है? इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमें ज़रूर सुनें और इसके बारे में ज़रूर जानें। अगर आप लोग को पता है इसको क्या कहते हैं, ये किस काम में यूज़ किया जाता है, मतलब इसको कहाँ पे लगाया जाता है, तो हम इसके बारे में आपको बताएँगे। ठीक है? और मैं फटाफट बता दूँ आपको ज़्यादा लेट ना करते हुए, इसको बोला जाता है ये 516 का वाल्व होता है। मतलब कि अगर कहीं पे आप नॉर्मल जो है एसी के लिए गए, अगर वहाँ पे 410 या जो है R32 वगैरह का जो है एसी निकल गया, जो आउटडोर यूनिट है वो 32 नंबर या 410 का है, तो आपके पास नॉर्मल जो है R22 का जो लाइन पड़ा हुआ है, जो चार्जिंग लाइन है, तो उसमें आप लोग बड़े आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका जो R22 का जो गैस लाइन है वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ये वहाँ पे जो अडेप्टर है ये बहुत ही काम आता है। तो इसको बोला जाता है 516 का वाल्व भी बोल सकते हैं, एडेप्टर भी बोल सकते हैं। और आपको आजकल जो है आप चार्जिंग लाइन भी रख सकते हैं 32410 के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर नए मैकेनिक हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये वाल्व भी है ना आप अपने टूल्स बैग में ज़रूर रखा करें, बहुत काम आता है। अगर आप लोग काम सीख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है या सीखना चाहते हैं एसी का काम, तो ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है? ये जो होता है 410 और 32 जो होता है आउटडोर यूनिट पे बहुत ही ज़्यादा हमें काम देता है, क्योंकि हमें गैस चेक करना हो या गैस डालना हो या प्रेशर डालना हो, ये वाल्व लगा के बड़े आसानी से हम लोग उससे प्रेशर डाल सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं और गैस डाल सकते हैं। तो ये जो 516 का वाल्व है, आप लोग ध्यान से देख लें किस तरीके से दिखता है, कैसा लगता है। और आप लोग जब काम सीखने आए तो उससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे काम करता है। ये वीडियो मेरा जो है बनाने का मकसद है कि आप अगर काम सीख रहे हैं या नए हैं या आपको ऐसे भी जानकारी लेना है, तो ये वीडियो में हर चीज़ के बारे में, एक-एक चीज़ के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। और आप लोगों से भी बता दूँ, अगर इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसा कमी रह जाएगा, क्योंकि थोड़ी-सी चीज़ है, पूरी चीज़ हमने पूरे टूल्स का हमने जानकारी नहीं दिया है। मैं एक आध वीडियो और बनाऊँगा जिसमें पूरी टूल्स होगी ए टू जेड, भले से वीडियो 5 से 6 घंटा का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग में जो मेरा वीडियो है जिनको ज़रूरत पड़ेगा वो देखते हैं और मैं पूरा वीडियो बना डालूँगा उस पे। तो आप इस वीडियो में है थोड़ी बहुत जानकारी हमने दे रखे हैं और थोड़ी से जो टूल्स हैं उसके बारे में, थोड़ा-सा जो मशीन है उसके बारे में, कुछ ऐसी जो स्विच है वगैरह उसके बारे में जानकारी हमने दे रखे हैं। तो आपको पता है इसको 516 का वाल्व बोला जाता है, आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुके हैं।
अगर आप लोग मैकेनिक हैं, अगर आप लोग फ्रिज का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो फ़िल्टर लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है और ये फ़िल्टर का क्या काम होता है। अगर आप लोग नए हैं, अगर काम सीख रहे हैं तो हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे जो है वो कंप्रेसर है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि अगर कंप्रेसर में कौन-सा गैस डाला जाता है और उसका जो है एरर क्या होता है, हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए जो फ़िल्टर है वो कैसा होता है। तो ये देखिए जिसमें आप लोग देख रहे हैं पतली सी जो पाइप लगी हुई है, बिल्कुल पतला सा जो कैपिलरी लगा हुआ है, ये हमारा फ़िल्टर होता है। और ये आता कहाँ से, जो हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है, जो जाली होता है, ये कंप्रेसर में सबसे पहले जो आउटपुट निकलता है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, तो वहाँ से होकर ये जाली में, पूरे जाली में जो है गैस घूमता है। और सारा जो गैस घूमने के बाद जो आता है ये फ़िल्टर से होके गुज़रता है। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्चार्ज लाइन से और फ़िल्टर से पहले जो गंदगी होता है वो फ़िल्टर वहाँ पे अ, फ़िल्टराइज़ कर देता है। और जो फ्रीज़र में जो गैस जाता है वो कपलेरी के ज़रिए जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो लो होना चालू हो जाता है। मतलब कि जो कंप्रेसर से निकला वहाँ से हाई टेम्परेचर होता है। और कंप्रेसर से जैसे हाई टेम्परेचर निकलता है, जो ये जाली होता है, ये जाली के एंड तक, मतलब कि ये फ़िल्टर तक आते-आते जो मीडियम जो है गैस का जो टेम्परेचर हो जाता है। और जैसे ये जो कपलेरी से पार करता है वहाँ से जो है बिल्कुल लो टेम्परेचर हो जाता है गैस का। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका जो ये फ्रिज है, इसमें कई बार क्या होता है, चाकू लग जाता है, बर्फ़ बहुत सारा जो जम जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर चाकू लग जाए, अगर नीचे की तरफ चाकू लगा हुआ है या ऊपर की तरफ लगा हुआ है, अगर चाकू लगते ही अगर आपने तुरंत प्लग से ऑफ़ कर दिया फ्रिज को, तो जैसा कि जहाँ पे पानी है वो वहीं पे रह जाएगा और वो जो है कंप्रेसर के अंदर नहीं आएगा। अगर आप लोग चला देते हैं, चाकू लगने के बाद चालू छोड़ देते हैं या कुछ देर के बाद दोबारा चला देते हैं, अगर उसके अंदर पानी जमा हुआ है, तो सारा जो पानी है अगर नीचे की तरफ से फूटा हुआ है, तो सारा का सारा पानी जो है वो कंप्रेसर के अंदर खींच लेगा। जो सक्शन लाइन होता है वहाँ से पानी आ जाता है कंप्रेसर के अंदर। और कंप्रेसर के अंदर पानी जब आ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा कंप्रेसर है वो फूक जा सकता है, मतलब ख़राब हो जा सकता है, शॉर्ट हो जा सकता है। अगर और वो सब बात तो दूर की बात है, अगर कंप्रेसर के अंदर पानी आएगा तो अगर हम फ्रिज को छुएंगे, चलता रहेगा तो हमें करंट भी मार सकता है। तो आप लोग कभी भी काम करें तो अगर ऊपर चाकू लगा है, नीचे चाकू लगा है, कैसे चाकू लगा है, आप लोग प्रॉपर तरीके से देख के समझ कर फिर इसका जो है काम किया करें। अगर देखें पानी चला गया हुआ है, कंप्रेसर ऑलरेडी चल रहा है, वर्किंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थिंग आ रही है बस, तो उसका जो ऑयल है आप लोग कंप्रेसर को निकाल दें और उसका ऑयल चेंज कर दें, ताकि जो है आपका कंप्रेसर फिर से दोबारा से चलता रहे। और उसका फ्रीजर चेंज कर दें, जाली को अच्छी तरीके से फ्लैक्स कर ले और आपका जो है जो फ्रिज वो प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। ओके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सामने कुछ इस तरीके का आप लोगों को दिख रहा है, ये पीसीबी इसको बोला जाता है। और ये जो पीसीबी है ये इन्वर्टर, एसी इन्वर्टर, फ्रिज में लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इन्वर्टर, जो एसी का जो पीसीबी होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये जो आपको पीसीबी सामने दिख रहा है कुछ इसी तरीके से फ्रिज और एसी का, मतलब कि जो वायर वाले होते हैं पीसीबी पाया जाता है। और ये जो इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का जो इन्वर्टर एसी का या फ्रिज का जो पीसीबी होता है, इसमें इतना बड़ा पीसीबी क्यों लगाया जाता है, तो मैं आपसे बता दूं कि आप लोग सुने होइएगा कि अगर इन्वर्टर, फ्रिज या एसी आप लोग लेते हैं तो उसका जो बिजली बिल है कम आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ये जो पीसीबी होता है ये क्या करता है कि एसी करंट लेके, और जो उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है, फैन होता है, कई सारे सिस्टम होती हैं, उनको डीसी करंट क्या करता है, सप्लाई करता है। इसका काम ये है। और उसमें जो फ्रीजर में फ्रिज में सॉरी जो फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर होता है या एसी के अंदर जो कंप्रेसर होता है, इन्वर्टर एसी या
फ्रिज में, तो क्या होता है उसका जो कंप्रेसर होता है वो होता है डीसी, एसी नहीं होता है। तो इसके कारण जो है ये पीसीबी लगाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को इंटरफेस हो गया कि जो पीसीबी है वो दिखता कैसा है। ये आपको आ, इस तरीके का पीसीबी दिखेगा। अगर पीसीबी खोलना वोलना है तो वो जो स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, अगल बगल में कहीं भी काम होता है, हम डायरेक्ट को वहाँ का आपको वीडियो बना के देना चाहेंगे, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। जो लोग नए काम सीखते हैं उनको भी समझ में आ जाए कि पीसीबी होता कहाँ पे है, कैसे खोला जाता है, कैसे इसको फिट किया जाता है। ये सारा जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, हाँ, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो मेरा यूट्यूब चैनल है 7 स्टार एसी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो नए लोग काम सीख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के ज़रिए सपोर्ट मिला करे। क्या चीज़ को, क्या टूल्स को, क्या नाम है, किस समय यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारा डिटेल जो है हम इस वीडियो में इस चैनल पे देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पीसीबी दिखता कैसा है, पीसीबी लगाया किस लिए जाता है इन्वर्टर, फ्रिज, इन्वर्टर, एसी के अंदर, ओके। तो चलिए कुछ अब मैं अपने बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ क्या क्या काम होता है। जैसा कि आप लोग को इसमें जो इमेज दिख रहा है, मैं इसके बारे में पहले बता दूं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है वाटर कूलर। वाटर कूलर भी हमारे यहाँ मतलब कि रिपेयर किया जाता है। अगर आपको नया चाहिए तो हमारे यहाँ जो है हम इनको नया आपको दिवा देंगे। अगर कहीं भी किसी को भी चाहिए तो हम दिवा सकते हैं। अगर आपको वाटर कूलर के अंदर गैस डलवाना है या इसका कंप्रेसर चेंज करवाना है या अदर कोई ऐसा फॉल्ट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि स्वीट काउंटर का जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, हमारे यहाँ जो है स्वीट काउंटर भी रिपेयर किया जाता है। और जो स्वीट काउंटर है उसमें गैस चार्जिंग हो गया, कंप्रेसर चेंज हो गया, या आपको कंट्रोलर की प्रॉब्लम है, कंट्रोलर चेंज या कोई भी सेटिंग ऐसा ख़राब हो जाता है तो हम उसे ठीक करते हैं। आपको ये भी बता दूं, अगर आपको सर्व काउंटर नया चाहिए, अगर आप लोग मिठाई की दुकान करना चाहते हैं तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं ये सर्व काउंटर कितने का मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो हमें आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और कितने का आता है, ये कैसा दिखता है, और कैस किस 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 तरीके का जो है सर्व काउंटर होता है, ठीक है। जो एक मिठाई के लिए होता है, एक पेस्ट्री केक के लिए होता है, और बहुत ऐसे सर्व काउंटर जो होते हैं जो आजकल लोग जिनका परिवार बड़ा है वो घर में भी यूज करते हैं। तो ये जो पहला जो आपको दिखाया वाटर कूलर है, जो दूसरा है वो सर्वर काउंटर है, जो मिठाई, केक वगैरह, पेस्ट्री जो रखा जाता है। आपको नीचे जो दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉल रूम यानी कॉल स्टोर। मतलब कि कोई ऐसा जो चीज़ होता है, बड़ा चीज़ होता है, मतलब कि कंटिन्यूटी में बनता है, मिठाई वगैरह या कोई भी चिकन वगैरह, या हम केले का जो गोडाउन होता है उसमें केला पकाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से जो है कोल्ड रूम बनाया जाता है। अगर आप लोग को कोल्ड रूम नया इंस्टॉल कराना है, या आपको रिपेयर कराना है, या आपको गैस डलाना है, या आपका जो कोल्ड रूम है उसका इनडोर ख़राब हो चुका है, या कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, या बॉडी गल रही है, या कूलिंग नहीं हो रहा है, या आपको सर्विस कराना है, तो हमें कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, 2 कंप्रेसर दिख रहा होगा। ये कंप्रेसर अगर आप लोग को चेंज कराना होता है, एसी में हो, फ्रिज में हो, कहीं पे, तो या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको कंप्रेसर की डिटेलिंग, मतलब कि कोई भी चीज़ हो, आपको कोल्ड रूम हो या एसी हो, इस तरीके का हमारे यहाँ काम किया जाता है। कि अगर आपका गैस लीकेज हो, कोल्ड रूम का हो, एसी का हो, डीप फ्रीज का हो, किसी भी चीज़ का, मतलब कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर की रिटेल, तो हमें आप लोग कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीन पे नंबर दिया रहेगा। अगर ये वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिला है तो जो मेरा चैनल है आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग को बता दूं कि अगर हमारे रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के काम में ये हैमर्स का भी ज़रूरत पड़ता है, मतलब किसी भी चीज़ को खोल के निकालना हो, कई बार फंस जाता है, या हमें इंडोर यूनिट लगाना हो,
तो हमारे को हथौड़ा का भी ज़रूरत पड़ता है और हथौड़ी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसको जो लोग नए काम सीखने वाले हैं तो उनको भी पता होना चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर का काम होता है उसमें भी हम लोग को हथौड़े का ज़रूरत पड़ता है। तो इसको हथौड़ा बोला जाता है और ख़ास करके हमें ज़रूरत पड़ता है जब हम एसी इंस्टॉलेशन के लिए जब जाते हैं, तो हमें छेनी, हथौड़े और हमें वहाँ पे जो है वेंडर वगैरह और ये सब चीज़ का जैसे हो गया एंड हैमर मशीन, ये सब चीज़ का हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। ठीक है? ये देखिए, अगर आप लोग जब नया काम सीखने आते हैं, जब एसी का काम सीखने के लिए आते हैं, तो बहुत ऐसे जो टूल्स होते हैं, उनको आप लोग समझ में नहीं पाते। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है वैक्यूम पंप। मतलब कि हम एसी इंस्टॉलेशन करते हैं, हमें वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गैस चार्जिंग करते हैं, हमें वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जितनी भी जो है हमारा जो पाइप होता है एसी के अंदर, वो सब में इंटरनल इंटरनल जो है एयर भरा हुआ रहता है। तो हमारा जो इनडोर यूनिट हो, आउटडोर यूनिट हो, जितने भी जो पाइपलाइन हो, वो सब का जो एयर होता है, वो खींचने में ये वैक्यूम पंप हमारा मदद करता है। अब वैक्यूम नहीं भी करने से बहुत लोग हमें बताएं, वैक्यूम नहीं भी करते हैं तभी भी हमारा जो गैस डाल देते हैं और चलता रहता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग जितना बढ़िया वैक्यूम करेंगे, उतना बढ़िया आपका जो है इनडोर आउटडोर यूनिट मतलब कि सही रहेगा। वो सही कैसे रहता है? क्योंकि जब बाहरी एयर आपके इनडोर यूनिट में नहीं रहेगा और सिर्फ जब गैस रहेगा, तो क्या होगा कि जो आपका इनडोर आउटडोर यूनिट है वो बढ़िया काम करेगा और हो सके तो जल्दी से जल्दी जो है उसका कूलिंग कॉइल, कंडेंसर कॉइल या कोई भी पाइपलाइन वगैरह जो है ख़राब नहीं होगा या कहीं से भी कोई भी टाँके पे जोर जल्दी नहीं पड़ेगा। तो कोशिश ये क्या करें, जब भी आप लोग एसी इंस्टॉलेशन करें या उसको शिफ्टिंग करें, तो ये जो वैक्यूम पंप आप देख रहे हैं या जो कोई भी ज़रिए से आप इसको वैक्यूम ज़रूर कर लिया करें। ताकि वैक्यूम करने से क्या होता है, जो अंदर का जो एयर होता है वो पूरा खाली हो जाता है, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ गैस होता है। ओके? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सामने जो आप लोग को दिख रहा है, इसका नाम मैं बता दूं, अगर आप लोग नए काम सीख रहे हैं तो इसको बोला जाता है एलेंकी। मतलब कि एक जैसा कि आप लोग स्क्रू ड्राइवर मतलब कि पेचकस जानते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो बहुत से में होता है माइनस, स्टार और एक होता है एलेंकी। मतलब कि हम उसको चार मुँह मतलब कि पाँच मुँह बोला जाता है। तो आप उसको वहाँ पे एलेंकी के ज़रिए भी खोल सकते हैं। बहुत ऐसी जो पैच होती हैं, बहुत जगह जो बाइक वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, जो अपने एसी में हम जो एयर कंडीशनर का काम करते हैं, हमारे एसी में जो मोस्टली पाया जाता है वो 3 और 4 और 5 का लमसम जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसमें जो 2 एलेंकी है वो हमारे यहाँ जो है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह में मतलब कि यूज़ होता है। पूरा एलेंकी यूज़ नहीं होता। और आपको ये भी बता दूँ, जो हमारा जो इनडोर यूनिट का जो ब्लोअर होता है, उसके अंदर भी कई बार जो उसके अंदर पेच लगा हुआ रहता है, वो भी एलेंकी से खोला जाता है। और एक जो विंडो एसी होता है, उसके अंदर भी जो ब्लोअर होती हैं, जो बाहर की आउटडोर कंडेंसर टाइप का जो कंडेंसर साइड का जो ब्लेड होता है, उसमें भी कई बार एलेंकी सेट लगाना पड़ता है। तो अधिकतर जो है 2 तरह के हमारे को गैस खोलने के लिए, बंद करने के लिए 4 और 5 का एलेंकी हमें चाहिए। वरना पूरा सेट रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा टूल साफ़ रखेंगे, जो हमारा काम में यूज़ आता है, उतना ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला एक जो टेस्टर होता है, हमें कहीं पे भी चेक करना होता है। जैसा कि सप्लाई हमें चेक करना है, हमें कोई भी चीज़ चलाना है, अगर वहाँ पे हम तार लगा रहे हैं और नहीं चल रहा है, तो हमें टेस्टर से चेक करना होता है, क्या यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर या इस तार के ऊपर सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही है।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जो ये टेस्टर यूज कर रहे हैं, शायद इससे आप लोग को करंट भी लग जा सकता है, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो हमें क्या होता है कि हम जब चेक करने के लिए जाते हैं तो हमें शायद नीचे से जो है करंट, जो पाँव वगैरह हमारा गीला हो रहता है, उसके ज़रिए भी हमें करंट लग सकता है। तो जो हमारा जो ये प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है, इसका जो है अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये मतलब कि ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। वो कैसे, मैं आप लोग को बता दूं ये काम कैसे करता है। जैसा कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर गीला है, वहाँ पे अगर फेस का तार टूटा हुआ है, अगर आपको पता नहीं है, तो ये जो टेस्टर है बिना टच किए हुए हमें बता देगा कि उस जगह पे करंट आ रहा है। एग्जाम्पल, इससे बहुत काम आप लोग कर भी सकते हैं। जैसा कि आप लोग उसके बगल में दिख रहा होगा कि ये कंटिन्यूटी जैसे कि चेक करने के लिए होता है। हम कोई भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि बीच में तार जॉइंट है या कहीं से डिस्कनेक्ट है, ठीक है ना, हम कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। बट जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जिसको टेस्टर हम लोग कहते हैं, इससे हमें ये भी पता कर सकते हैं, जैसे कि कोई जो तार हमें लगता है कि शायद ये बीच में डिस्कनेक्ट है, आगे सप्लाई नहीं जा रही है उस तार के ज़रिए, तो हम उस पे फेस दे देंगे और उस तार के साथ साथ में उस टेस्टर को जब हम घुमाएंगे तो जहाँ पे डिस्कनेक्ट रहेगा वहाँ पे जो है ये बिलिंग करना बंद कर देगा। जैसा कि इसमें लाल 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 कलर का और ग्रीन कलर का दोनों तरह का अलग अलग, जैसा भी टेस्टर लेंगे उस तरीके का, मतलब आप देख लीजिएगा कौन सा बत्ती उसमें जलता है। तो वो जहाँ पे सप्लाई रहेगा वो जो लाइट है जलना चालू हो जाएगा। तो अगर लाइट जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे सप्लाई आ रही है, जहाँ पे बुझ गया वहाँ पे सप्लाई मतलब कि नहीं है, वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे तार कटा हुआ है। सेम इसी तरीके से जहाँ पे करंट आएगा, ये जो है वो बजना चालू हो जाएगा, बीप की आवाज़ आएगी और उसके अंदर लाइट जलना चालू हो जाता है जहाँ पर सप्लाई रहेगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये टेस्टर जो है जितने भी इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर का काम करते हैं, या कोई जो है प्लम्बर वगैरह जो काम करते हैं, अगर कहीं पे खुदाई वगैरह करें, कुछ भी करें, तो उनको रख लेना चाहिए ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ताकि वो जो है सेफ्टी रहे। कहीं पे करंट आए तो उससे पहले ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर जो है करंट आ रहा है, हम सावधानी से काम करें, या तो उसको पहले जो करंट आ रहा है वहाँ पे हम उससे बंद कर दें, फिर उसके बाद काम पे हाथ लगाएं। ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है ये बहुत ही काम की चीज़ है, हर व्यक्ति को ज़रूरी है। इलेक्ट्रिशियन हो या एसी मैकेनिक हो या प्लम्बर हो, ये सब जो भी मतलब कि इलेक्ट्रिक के लमसम आस पास में काम करते हैं, ये सब बंदे को रखना ज़रूरी चाहिए। ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लैम मीटर, और इस मीटर में बहुत तरह के आते हैं, जिससे हम जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वायर में लगाकर किसी भी चीज़ का हम जो है उसका एम्पियर्स नाप सकते हैं। मतलब कि जैसे हम एसी चला रहे हैं, हम कूलर चला रहे हैं, हमें पंखा चलाना है, तो उसका जो है हमें एम्पियर्स मतलब कि पता चल जाएगा कि ये कितना एम्पियर लगा रहा है बिना किसी चीज़ में कट-फट किए हुए। और हमें क्या करना है, एक सिंगल तार या न्यूट्रल या फेस में लगाना होता है, और ये जो क्लैम मीटर है वो काम करना चालू कर देता है। बशर्ते कि हमें जो है उसमें सेट करना होता है, हमें एम्पियर पे रखना पड़ता है, फिर ये एम्पियर बताएगा। और ये मीटर क्या काम करता है, हमें वोल्टेज चेक करने में भी मदद करता है। कहीं पे अगर वोल्टेज चेक करना है, कोई चीज़ हम लगा रहे हैं चल नहीं रहा है और वहाँ पे कम वोल्टेज आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। या हमें कोई ऐसा चीज़ कंटिन्यूटी चेक करना है, या इशू मतलब कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है नहीं, या कंप्रेसर का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, या तार कहीं पे कट फट हो रखा है, हमें उसे उसे चेक करना है कंटिन्यूटी, तो इस क्लैम मीटर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। इस मीटर के अंदर जो है और एक ख़ास बात है कि मतलब कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, हम उसका जो वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये कितने वैल्यू का है। और जो हमारा सेंसर जो होता है, वो सेंसर का भी वैल्यू वगैरह हम इससे चेक कर सकते हैं। ये मीटर मतलब कि काफ़ी बढ़िया होता है, और इसे आप लोग ध्यान रखें कि अगर ज़रा सा भी सावधानी से नहीं चलाएँगे, सावधानी अगर चूक जाएगा, तो ये मीटर जल्दी से जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब कि अगर हम लोग एम्पियर पे लगा के अगर कई बार जो है वोल्टेज चेक करने लगते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा मीटर है
ये ख़राब हो जाता है ऐसे में। तो ध्यान रख के इस मीटर का यूज़ किया करें, क्योंकि जो ये क्लैम मीटर होता है बहुत ही महंगा आता है। अब इसमें कई क्वालिटी के आते हैं, जो मैं शायद पहले भी वीडियो बना रखा हूँ। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला होगा तो मैं इसके बारे में दूसरा वीडियो भी बना दूँगा। तो आप लोग को ये जो वीडियो है कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरा चैनल है अपने दोस्तों में ये शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद। और आप लोग हमें ये बताएं, ये एसी नेशनल का है और कितना पुराना हो सकता है। तो मैं आपसे बता दूं, आप लोग अगर आपको पता है तो फटाफट इतने में हमें कमेंट करके आप लोग बता दें। ये पूरा का पूरा जो सामने देख रहे हैं ये थर्मोस्टेट से चलता है, मतलब कि इसमें कोई भी पीसीबी वगैरह नहीं होता है। जो एक बटन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये स्विंग इससे चलता है। और जो एक पहला देख रहे हैं उससे फ़ैन का स्पीड, जो दूसरा देख रहे हैं उससे कंप्रेसर अप डाउन, मतलब कि चलाया और बंद किया जाता है। तो ये जो एसी है लमसम कि ये 50 से 50-55 साल पुराना एसी है, ठीक है। और आप लोग को ये भी एक एरर दिखा रहा हूँ। अगर ये एरर दिख रहा है, आप लोग एसी का काम सीख रहे हैं, यहाँ बताइए। एक कस्टमर ने हमें मतलब कि फ़ोटो भेजा था, बोला था यहाँ पे विंडो एसी लगाना है क्या, यहाँ पर विंडो एसी लग सकता है क्या। तो हमें आप लोग बताएं यहाँ पर क्या लग सकता है। मेरा जो जवाब था कि यस, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपका जो है 1.5 टन एसी लग सकता है। क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ पे एसी लग जा सकता है, हमें कमेंट करके जो बताएं, ठीक है। अब इस मोटर को स्विंग मोटर बोला जाता है, जो स्प्लिट एसी के अंदर पाया जाता है। ये छोटे वाला मोटर है। अगर आप लोग काम सीख रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है, ये छोटी छोटी जो जानकारी हम लोग जो हम आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं, कैसा लगता है आपको हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्विंग मोटर, और ये स्प्लिट एसी में लगाया जाता है, ठीक है। और आप लोग को आगे जो बताने वाला हूँ वो होता है हमारा फ्रिज का फ्रीज़र। जैसा कि ये जो फ्रीज़र है, बहुत लोगों को हमने बताया समझाया। तो इसमें क्या दिक्कत है, जो ब्लैक सा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे चाकू लग गया हुआ है जो नीचे की तरफ, जैसे मैं पहले बात किया था, नीचे की तरफ अगर चाकू लगता है, अगर कस्टमर फ्रिज चालू करके छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा पानी जो है वो कंप्रेसर में जा सकता है। इसको हम इसलिए नाप रहे हैं कि हमें इस साइज़ का जो है फ्रीज़र लाना है। और तो आप लोग भी इस तरीके से नाप के फ्रीज़र ला सकते हैं, या तो खोल के ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ्रीज़र चेंज करना हो, तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि आप लोग कंप्रेसर का जो है ऑयल चेंज कर लें, तभी फ्रीज़र चेंज करें। और जो इसका जो कंडेंसर जो जाली होता है उसको अच्छी तरीके से फ्लेक्स कर लें, ठीक है। अब हम आगे बताने वाले हैं। अगर आप लोग मैकेनिक हैं तो हमें ये बताएं, ये गैस का प्रेशर है या जो है कि प्रेशर इसमें होल्ड किया हुआ है। तो जैसा कि मैं बता दूं, इसमें जो है 400 जो है 10 का जो है स्टैंडिंग प्रेशर है ये, ठीक है। और मतलब लमसम कि 300 जा रखा है। ये 410 का स्टैंडिंग प्रेशर कुछ लमसम इतना दिखा रहा था, जो गर्मी का मौसम था तो, ठीक है। ये गेज भी आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें जो है प्रेशर होल्ड किया हुआ है, वो जो है 410 का स्टैंडिंग प्रेशर है। और ये जो गेज आपको दिख रहा है लमसम उतना ही प्रेशर है, इसमें प्रेशर हमने होल्ड कर रखा है। एक जगह लीकेज था और उस लीकेज को ढूंढने के लिए हमने इसमें 300 प्लस मतलब कि प्रेशर इसमें डाला था। मतलब कि आपको दिख रहा होगा 350 प्रेशर इसमें दिया हुआ है। अगर आप लोग को भी लगता है, जो मेरा चैनल है आप लोग को देखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल से आप लोग को जानकारी मिलता है, तो जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। और ये जो आपको फ्रिज दिख रहा है, इसमें चॉकलेट फ्रिज बोला जाता है, जैसे कि कैडबेरी का आता है उसी टाइप का। ये हमारे यहाँ रिपेयर किया जाता है। इसमें गैस डलवाना हो और भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें जो है कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया रहेगा। आप लोग हमें ये बताएं कि जैसे ये एक कंट्रोलर है, इसको कोल्ड रूम में लगाया जाता है। अगर इसका सेटिंग नहीं आता है, अगर इसमें कोई भी परेशानी आती है, तो हमें इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये सब जीरो का कंट्रोलर होता है। और ये जो कंट्रोलर है अधिकतर कोल्ड रूम में पाया जाता है। कोल्ड रूम में इसलिए पाया जाता है क्योंकि कोल्ड रूम में जो दीवारें होती हैं उस पे लगा दिया जाता है। और जो भी व्यक्ति इसको यूज करता है, तो क्या होता है कि उसको सामने जो है टेम्परेचर दिखता रहता है। और उसके अंदर जो भी सामान रखता है उसको ध्यान रहता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ है उनका पार्टी शार्टी का वो ख़राब ना हो जाए।
और वो अगर ख़राब हो जाएगा तो उनका जो पार्टी साटी है पूरा ख़राब हो जा सकता है। इसलिए ये बाहर जो है उनके दीवार पे रहता है और उसका जो टेम्परेचर है इसको दिखता रहता है, क्योंकि बार बार कोई अंदर नहीं जाता, बाहर से ही दिख जाता है। जो हमारा कोल्ड रूम है टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा कोल्ड रूम का टेम्परेचर है बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए इसको दीवार पे लगाया जाता है। ठीक है, इसको 4 कोर वायर बोला जाता है। जैसा कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें 4 कोर का वायर डलाया जाता है, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं एक होता है फेस के लिए और एक होता है न्यूट्रल के लिए। जो तीसरा तार होता है जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि इनडोर टू आउटडोर, जैसे कि टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होता है, जो कंप्रेसर का जो लोड होता है वो कम ज़्यादा होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो इसलिए हमें जो है अंडरग्राउंड 4 कोर का वायर इन्वर्टर एसी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर 4 कोर नहीं डालेंगे हमें बाद में अर्थिंग यूज करना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 3 कोर तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसको जो है ओवरलोड बोला जाता है। और ये जो है फ्रिज में जैसे कि ओवर हीट हो जाने के बाद जो है फ्रिज को ऑटो कट कर देता है, मतलब कि ये अपने यहाँ से जो है सप्लाई छोड़ देता है। तो क्या होता है कि जो फ्रिज बंद हो जाता है, तो इसको ओवरलोड बोला जाता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये भी एक ओवरलोड ही होता है, बट ये जो है इसमें वायर होता है और एक वायर के ज़रिए जो है डायरेक्ट कंप्रेसर में लगाया जाता है। तो ये जो है ओवरलोड इसको जैसा और एलपी ओवरलोड बोला जाता है। और आप लोग को बता दूं कि जो पहले जो है जितने भी जो कंप्रेसर आते थे और यही ओवरलोड मतलब कि उसमें पाया जाता है। ठीक है, और आपको एक ओवरलोड और जो है रिले उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। और वो कॉमन है, मतलब कि कोई भी फ्रिज में आप या डीप फ्रिज में यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का जो है इसको बोला जाता है रिले। और जो आपको ब्लैक कलर का जो सामने दिख रहा है वो है ओवरलोड। ये कोई भी फ्रिज में आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग इसको कहते हैं कि कॉमन रिले बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये कॉमन रिले है, इसका जो मतलब है कि ये जो कॉमन रिले है ये कोई भी कंप्रेसर में कोई भी डीप फ्रिज में बड़े आसानी से काम करता है। मतलब कि किसी में कैपेसिटर लगा हो तो इसमें कैपेसिटर लगाने का भी पॉइंट होता है, कैपेसिटर भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और एक आगे मैं दिखाता हूँ जो सैमसंग में स्पेशल आता है रिले लगाने के लिए, इसमें साथ में कैपेसिटर होता है। और ये होता है सैमसंग जो फ्रिज आती है उसमें स्पेशल जो है ये रील लगाया जाता है। इसमें जो है इसका जो डिज़ाइन होता है और इसका वो जो इसका डिज़ाइन होता है और जो इसका कैपेसिटर होता है और ये जो रिले होता है काफ़ी अलग होता है। ठीक है, तो ये रिले जो है काफ़ी अलग है और स्पेशल मतलब कि सैमसंग के ही फ्रिज में लगाया जाता है। और अदरवाइज भी किसी में भी सेट कर सकते हैं। अगर किसी में किसी ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत ऐसे फ्रिज में मतलब कि यूज कर रखे हैं, मतलब कि यूज होता है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो जाके दूसरे में हम यूज करते हैं, नहीं तो ये स्पेशल सैमसंग के ही फ्रिज में यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए रिले मतलब कि काम कैसे करता है। क्या आप लोगों को पता है ये जो रिले है ये अधिकतर जो पहले के जो डीप फ्रीज में ये काम आता था। और ये जो है इसमें कैपेसिटर भी जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है तो ये जो है रिले प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, और इसका जो है वायरिंग मैं एक वीडियो में आप लोग को बना के दे दूँगा और आप लोग बड़े आसानी से सीख सकते हैं जो ये रिले का जो वायरिंग होता है कैसे होता है। ठीक है, अब हम जो है कंप्रेसर जो है इस रिले से ही चलाते हैं। और जो कि पहले का जो भी कंप्रेसर हुआ करता है, जो हेवी कंप्रेसर आता है डीप फ्रिज का, वो इस वाले रिले से ही अधिकतर चलता है।
ये जो कंप्रेसर आप लोग देख रहे हैं, ये कंप्रेसर जो है टेकमसा का है और कोई भी फ्रिज में सेट हो जाता है। लमसम की इसका जो नंबर होता है, जो लीटर होता है, लीटर के हिसाब से इस कंप्रेसर को फ्रिज में लगाया जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है और वो जो कंपनी से है छोटा होता है और इसका जो पाँव का साइज़ होता है 2 साइज़ होता है। इसमें मतलब कि कहीं पे भी कोई भी फ्रिज में बड़े आसानी से सेट हो जाता है। बस आपको जो लीटर है, लीटर का ध्यान रखना है, जो नंबर होता है कंप्रेसर का उसका ध्यान रखना है, किस तरीके से लगाना है, बड़े आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। ये जो आउटडोर यूनिट देख रहे हैं, इसको वेल्डिंग वाले ने स्टैंड मतलब कि वेल्डिंग करके बनाया हुआ है और हम लोग जो स्टैंड लगाते हैं वो फास्टनर से लगाया जाता है। जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे, ये यहाँ पे मजबूरी है कि मतलब आगे ऊपर एक विंडो है और नीचे जो है हाथ नीचा करके हम प्रॉपर तरीके से जो है स्टैंड नहीं लगा सकते हैं। तो इस कारण से ये जो है वेल्डिंग वाले में किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ओके। और इस तरीके से जो हम जहाँ पे भी स्टैंड लगाते हैं तो इस तरीके से जो है फास्टनर से लगाया जाता है। मतलब कि 3 फास्टनर एक स्टैंड में और 3 फास्टनर दूसरा स्टैंड में। मतलब कि इस तरीके से जो है पूरा का पूरा हमारा जो है आउटडोर यूनिट टंग जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा हमें ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आप देख रहे हैं अजीब सा जो चीज़ देख रहे हैं, ये कोई ऐसी जो है कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है। ये डक्ट जो होता है हमारा, जो डक्टेबल एसी में लगाया जाता है, अलग अलग रूम में जो है कूलिंग के लिए छोड़ा जाता है। तो ये डक्टेबल एसी जो होता है उसमें ये डक्ट को यूज किया जाता है ताकि अलग एक जगह जो है आउटडोर हमारा जो है छत पे होता है या कहीं बाहर होता है गैलरी में, और जो हमारा इंडोर होता है उसको भी हम कहीं भी बाहर लगा सकते हैं और उसके ज़रिए जो है इनडोर या कहीं पे भी रहे हमारा जो ये डक टेबल ये जो डक बना हुआ है और ये डक के ज़रिए हमारा जो है हर रूम में जो है कूलिंग पहुंच जा सके। और ये डक्टेबल एसी का जो है आउटडोर यूनिट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 5.5 टन और 11 टन जो है बड़ा जो यूनिट होता है, इस तरीके का यूनिट आउटडोर यूनिट होता है जो हमारा अधिकतर डक्टेबल एसी में होता है। मतलब कि इसका जो इंडोर होता है वो उसको भी हम बाहर लगा सकते हैं और उसको डक के ज़रिए कूलिंग हर रूम तक ले जा सकते हैं। और ये हमारा होता है कैसेट एसी की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आउटडोर यूनिट होता है बिल्कुल स्प्लिट एसी जैसा होता है, लेकिन ये कैसेट एसी होता है कि ये छत के ऊपर मतलब लगता है, जो फॉल सीलिंग वगैरह होता है उसके बीच में डिजाइन मतलब कि बनता है और उसके बीच में ये जो है कैसेट एसी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसेट एसी भी एक नॉर्मल जो है फास्टनर और सरिया से टंग जाता है। ठीक है, तो ये फास्टनर जो देख रहे हैं, ये फास्टनर के ज़रिए हमारा जो है आउटडोर यूनिट, ये हमारा कैसेट एसी और कोई भी मतलब वेल्डिंग का जो हम वेल्डिंग करवाते हैं, इसी फास्टनर को पहले फंसाते हैं फिर उसके बाद वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है कैसा लगा आप लोग को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।